हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। सबसे पहले तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट करो। इस वीडियो में हम कम्पैक्ट तरीके से बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, जो कि बैंक एक बहुत बड़ी बैंक है। दूसरी बात, इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने सपोर्ट पे अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ी बैंक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो बात करने वाले हैं। तो आपने शायद गेस भी कर लिया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहली बात, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। किसी भी तरह का कॉल टिप रिकमेंडेशन ये सब चीज़ें नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखना है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे अगर आप जा रहे हो, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी देख रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क आपको बहुत कम देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, अगर मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, इसका मतलब एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पे अवेलेबल है जहाँ से इसमें एक अच्छी तेजी आ सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आप ये स्टॉक जो है 3 महीने 4 महीने 1 साल में डबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो है आपको 1 साल में, ठीक है, ऊपर नीचे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट कैगर की अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पे आपको लगभग 12-13% के आसपास का कैगर मिलेगा। और एवरेजली मैं कह रहा हूँ इतना मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 15% तो हो सकता है मिल जाए, चांसेस हैं। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 20-25% चाहिए या फिर 18% चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एंड मैंने जैसे कहा 12-13% से ज़्यादा नहीं मिलता है। तीसरी बात, यहाँ पे कुछ मैंने देखा है लोगों को, जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपको पता होगा ये जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। और जैसे और बैंक्स होती है, मैं नाम अगर लूँ तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ये सब जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। तो बहुत लोगों को होता है कि पीएसयू में नहीं जाना है, पब्लिक सेक्टर में नहीं जाना है, प्राइवेट में जाना है, कोई गवर्नमेंट वाली कंपनी नहीं लेनी है। तो देखो यार, ये अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मैं इस ओपिनियन में नहीं जाता हूँ। अगर स्टॉक अच्छा है, अब वो पब्लिक हो प्राइवेट हो मतलब नहीं है, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटल अच्छी होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से आप देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में। अब यहाँ पे फंडामेंटल क्यों बात करेंगे, बिजनेस आप सबको पता होगा कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। बात करें अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में, 3 साल एंड 5 साल दोनों का ही 9% है, बट टीटीएम का 26% है, मतलब एक काफी अच्छा ग्रोथ रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है। और अगर मैं 9% की बात करूं तो इट्स डिसेंट, इट्स गुड। मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। अब पूछोगे यार आप तो नॉर्मली खराब कहते थे 9% को, बिल्कुल कहता था, लेकिन अगर यही 9% 8% अगर किसी स्मॉल कैप में होता, मैं बिल्कुल खराब ही कहता। बट क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है और इसमें ग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, सबको पता है। और एक ऐसी नहीं है कि यहाँ पे एसबीआई एक लौती कंपनी है और इसके साथ और भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो बहुत मुश्किल होता है सेल्स ग्रोथ करना, ये सबको पता है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो 3 साल 5 साल में 50% 3 साल का, 76% 5 साल का है, एंड टीटीएम का 65% है। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट्स के नंबर बहुत अच्छे हैं, सेल्स के भी नंबर जो है यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं, टीटीएम का नंबर अच्छा है। और जैसे मैंने कहा 9% इज डिसेंट। अगर बात करें आरओई की, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 साल का 8% था, फिर 5 साल का 10 हुआ, फिर 3 साल का 13 हुआ, फिर लास्ट ईयर का 17। मतलब अभी आरओई भी 17% पे आ चुका है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। आरओई इंक्रीज होने की वजह से सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी सुधर रहा है, आप ये चीज देख सकते हो। ईपीएस ग्रोथ भी कंपनी में आ रहा है, आप ये चीज भी देख सकते हो। तो फंडामेंटली तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, अच्छा अच्छी चीज है, और इतनी बड़ी कंपनी है तो होगी ही। अगली चीज, अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो यहाँ पे लगभग 3.5 लाख करोड़ के रिजर्व्स हैं। और इस अगर बोरिंग देखोगे तो लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास की, मतलब 49 लाख करोड़ के आसपास की बोरिंग है। मतलब आप देखो यार, बहुत ज्यादा यहाँ पे बोरिंग्स है, और बोरिंग्स होंगी भी ज्यादा। अब आप पूछोगे यार बोरिंग्स इतनी ज्यादा क्यों है, तो देखो बोरिंग ज्यादा होने का सिंपल रीजन है, यहाँ पे जो है बैंक्स जो है वो बोरिंग पे ही काम करती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो बैंक्स में बोरिंग्स होंगी ही। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर्स में चलते हैं। इन्वेस्टर्स में अगर आप देखोगे, प्रोमोटर्स के पास 57.64%, 49 हो चुका है अभी, 57% के आसपास का होल्डिंग है। एफ के पास 10% है, डी के पास 24% है, और पब्लिक के पास 7% है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप,
इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का होल्डिंग देखना है। अगर रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग यहाँ पे कम है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है, और अगर रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग ज्यादा है, इसका मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 7% इज वेरी लेस, रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत ही कम है, जितने भी होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। दूसरी बात, अगर आप प्रमोटर्स में देखोगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है शेयर, आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा था कि ये एक सरकारी कंपनी है, तो यही चीज है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगा मुझे तो, और मैंने आपको दिखा भी दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं जस्ट आई थिंक यहाँ पे बना हुआ नहीं है, मैं BSE वाले पे जाता हूँ जिसमें बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है NSE वाला, जिसमें मैंने जिस चार्ट पे मैंने ड्रॉ किया था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने मिलेंगी। सबसे पहला, आपको इस तरह के जोन आपको देखने मिलेंगे और कुछ लाइंस आपको देखने मिलेंगी। सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखोगे, पहला यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट आया, फिर यहाँ पे जो है अभी सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे जो है दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे अब सपोर्ट ले रहा है, पहली चीज, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आपको पता चल गया कहाँ पे है। अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि स्टॉक ने इसको ब्रेक, मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, प्राइस ने इसको ब्रेक करने की, इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो पाई इस लाइन के बाहर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस 200 डेज के मूविंग एवरेज, ये जो है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो दो चीजें हो गई, एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पहला, दूसरा मूविंग एवरेज का सपोर्ट। तो ये दोनों चीजें जो है एक साथ जब है, तो यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना देती है, जिसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगली चीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके जस्ट पहले जहां पे ये फंस रहा है, उसके जस्ट पहले एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। एंड मैं हमेशा कहता हूं, जहां भी कंसोलिडेशन होगा, अगर ऊपर से अप्रोच आएगा तो एक सपोर्ट के जैसा काम करेगा, नीचे से अप्रोच आएगा एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। तो ये चीज भी एक सपोर्ट के जैसा काम कर रही है अभी के टाइम पे। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो इन तीन पॉइंट्स की वजह से जो अभी है, अभी जहां पे अवेलेबल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। अगर मैं आगे बात करूं कि यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एंड उसके बाद जो है ब्रेकआउट की तैयारी करेगा। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो क्या, एक जाहिर सा सवाल आता है, एक बहुत ही कॉमन सवाल है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो क्या। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक लेवल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे पहले काफी रेजिस्टेंस आते थे, उसके बाद यहाँ पे लगातार सपोर्ट आ रहा है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, जब क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। मैं अगर थोड़ा पहले आपको जाके दिखाऊं तो आपको देखने मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले भी काफी बार जो है लेवल्स आए थे रेजिस्टेंस के। तो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो काफी स्ट्रांग बनता है। तो ये एक लेवल है। अब आप बोलोगे अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या, तो मैं बोलूंगा फिर ये लेवल है जो नीचे मैंने 508 के आसपास मार्क किया हुआ है, ये जो जोन है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या यहाँ तक बात करने की जरूरत है। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इसको भी ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर ये ब्रेक हो भी जाता है, ठीक है, अगर कुछ इधर उधर हो गया, कुछ न्यूज आ गया, रिजल्ट कुछ भी तरीके से मैं मान लेता हूँ, एक्स सर्कमस्टांसेस हुए और ये ब्रेक हो गया, तो ये इसके नीचे लेवल है। और इसके नीचे आना मुझे टेक्निकली अभी तो पॉसिबल नहीं लगता है, बहुत बहुत मुश्किल लगता है इसके नीचे आना। मैं कह सकता हूँ यार, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि 5% भी चांसेस है यहाँ तक आने के, तो इसके नीचे तो और भी कम चांसेस है। और अगर आएगा, अब सवाल आता है यार, आ तो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, जब मार्केट है तो कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर आएगा तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं पहले से ही वीडियो बना दूंगा जब ये चीजें होंगी। तो बस यार, अब यहीं तक रखते हैं, एंड आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था और यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या था। तो जो भी हो, अब एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। दो बातें लास्ट में बताना चाहूंगा मैं, दो बातें। पहली बात, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा था, प्योरली एजुकेशनल पर्पज का वीडियो है। तीसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं बड़े मार्केट कैप के लो रिस्क वाले स्टॉक्स में जाऊंगा, जिसमें बहुत ही कम रिस्क होता है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा जिसमें। बट वो ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पे आपका लो रिस्क है तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे, और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इन्हीं में जाऊंगा और मल्टी बैगर बन जाएगा 3 महीने 4 महीने में। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लिमिटेड रिस्क पे चाहोगे अनलिमिटेड आपके रिटर्न्स बन जाए, ये चीज टेक्निकली, मतलब आप, हाँ, आप रिस्क अपने आप से कम कर सकते हो। आप स्टडी करो, देखो कंपनी को, फिर रिस्क कम करो। लेकिन लार्ज कैप्स में अगर आप ये सोच रहे हो 50% 60% का कैगर निकलेगा, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। तो जो भी यार, एंड करते हैं वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।